So let us start our next class on the UPSC mains answer writing. So first question: citizens must internalize the value of freedom of speech rather than test of its limits. So इसमें यही कहा गया है citizens must internalize the value of freedom of speech. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ये कहा गया है कि इस तरह इसकी लिमिट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, रादर जस्ट टू इंटरनलाइज द वैल्यू क्या हो सकता है. तो ये एक पॉलिटी का सवाल है. सो इंट्रोडक्शन. फ्रीडम ऑफ स्पीच enshrined under Article 19(1)(a) of Indian Constitution is a cornerstone of democracy. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि एनश्राइंड है आर्टिकल 19(1)(a) पर, दैट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. हाउएवर इट इज नॉट एन अनफिटेड, जो अनलिमिटेड होते हैं, अनफिटेड राइट. इट कैरीज एन इम्प्लिसिट सिविल ड्यूटी to respect diversity, uphold dignity, and preserve public order, especially in a digital era. तो इसमें ये कहा गया है, it is a cornerstone, though it is not an unfettered right. जो unfettered right मतलब जो ये एक अच्छा फ्रेज हो सकता है, अनलिमिटेड राइट की जगह आप इसे अनफिटेड राइट कह सकते हैं. इट कैरीज It carries an implicit civil duty to respect diversity, uphold dignity, and preserve public order, especially in a digital era where information travels instantaneously and repercussions are far-reaching. So, ये repercussions are far-reaching. That is a good phrase to use. कॉन्सिक्वेंसेस की जगह रिपरक्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक अच्छा फ्रेज इस्तेमाल हो सकता है. तो इसमें यही कहा गया है कि डिजिटल एरा में जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली ट्रैवल करती है और इसका जो परिणाम है, जो कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर एक्चुअली वेरी फार रीचिंग. Description. Internalizing the value of free speech means recognizing it as a medium to express, engage and empower. ये एक बहुत अच्छा फ्रेज हो सकता है. Express, engage and empower, not to provoke, vilify or incite. Not to provoke, vilify or incite. Such understanding. नेक्स्ट है, ये तो एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जस्ट एक्सप्रेस, एंगेज एंड एम्पावर, नॉट टू प्रोवोक, वेलीफाई और इंसाइट. सच अंडरस्टैंडिंग fosters fraternity, promotes inclusive dialogue and reinforces democratic ethos. तो सच अंडरस्टैंडिंग फोस्टर्स मतलब ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, फोस्टर मीन्स जो इंक्लूड करना, मतलब किसी अंडरस्टैंडिंग जो इंक्लूड करना मतलब अंदर डाल देना. तो फोस्टर्स फ्रेटर्निटी, प्रमोट्स इंक्लूसिव डायलॉग एंड रीइंफोर्स डेमोक्रेटिक इथोस. नेक्स्ट इज it deters the misuse of speech to spread hate, misinformation or communal disharmony. ये communal disharmony इस तरह की इस्तेमाल हो सकता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो. So it deters this misuse of speech to spread hate. जो फ्री स्पीच है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे कि जो हेट स्पीच को फैलाने में, मतलब हेट स्पीच को स्प्रेड करने में, तो ये बहुत गलत होगा. तो इसी को रोकने के लिए ये बनाया गया है. Citizens who value this freedom are less likely to invite legal trouble or provoke institutional backlash.
इंस्टीट्यूशनल बैकलैश, ये भी एक अच्छा थिंग हो सकता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल बैकलैश मीन्स यहाँ पे जो स्टेट और गवर्नमेंट को कहा गया है ताकि नॉट टू जो जो सिटीजन इन्होंने वैल्यू ऑफ जो फ्री स्पीच, इस चीज को जिन्होंने भी समझा है, the meaning of what is the meaning of freedom of speech, so they will never invite the legal troubles, means they will not engage in any type of hate speech or anything that is not in their control, ताकि वो प्रोवोक नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशनल बैकलैश, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई उन पर जिस तरह ना हो, वो इस तरह इन सब चीजों से दूर रहेंगे। On the other hand, testing the limit of these rights risk invoking Article 19(2)(a), which permits reasonable restrictions on grounds such as public order, morality, and national security. Testing the limit of this right risk invoking Article 19(2). जो आर्टिकल 19 में ये है, जो आर्टिकल 19(2) इसमें क्या करता है, विच परमिट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड्स सच एज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इस पॉइंट में ये लिखा गया है, तो जो आर्टिकल 19(2) है, तो दिस आर्टिकल 19 सेकेंड ये परमिट ये करता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, किस पर, कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस पर जो दैट इज व्हेन इट विल कम टू द नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, इन सब ग्राउंड को लेकर वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यही हो सकता है कि ये इन्वोक कराएगा आर्टिकल 19(2) को, मतलब आर्टिकल 19(2) काम पे लग जाएगा आकर यहाँ पर। Irresponsible or provocative expression may lead to legal harassment. Okay. Yes, lead to legal harassment, internet shutdowns, or censorship measures that hurt civil liberties collectively. तो इससे सिविल लिबर्टी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। Furthermore, unchecked expression in digital platforms often fuel social polarization, mob mentality, and online abuse, eroding the civil trust and digital civility. The digital civility, mob mentality, एक अच्छा फ्रेज हो सकता है। देखो, लैंग्वेज स्किल को आपको डेवलप करना होगा, ये कोई एक दिन में हो नहीं जाता है, तो ये इस तरह से एक नोट बनाकर इसको रख सकते हैं कहीं पर भी। मूव मेंटालिटी हो सकता है, डिजिटल सिविलिटी, मतलब जो सिविलाइजेशन से वर्ड लिया गया है, डिजिटल सिविलिटी, मतलब डिजिटल वर्ड से किसी तरह की कोई जो मिसयूज ना हो जाए, कि आप एक सिविल डिजिटल यूजर बनकर रहो, तो इसे डिजिटल सिविलिटी कहा गया। सोशल पोलराइजेशन, मतलब जो आप वहां कह रहे थे कि कम्युनिटी डिसहार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी को सोशल पोलराइजेशन की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस पॉइंट में ही कहा गया है, अनचेक्ड एक्सप्रेशन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफन फ्यूल सोशल पोलराइजेशन, मूव मेंटालिटी एंड ऑनलाइन अब्यूज, which is eroding the civil trust and digital civility. Next is conclusion. In a pluralistic democracy like India, मतलब ये प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जहां पर लिख रहे हो वहां की प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी सीधा लिख लेना, ये अच्छा फ्रेज की तरह हो जाएगा इस्तेमाल वहां पर। The longevity of free speech depends more on societal maturity than on legal provisions. ये एक बहुत अच्छी बात रही गई है। तो free speech depend more on societal maturity than on the legal provision. Citizens must exercise self-restraint rather than provoke state restriction. So citizens must
exercise self-restraint rather than provoke state restraint. तो ये एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा फ्रेज हो सकता है. इट दे शुड एक्सरसाइज द सेल्फ रिस्ट्रेंट रादर प्रोवोक स्टेट रिस्ट्रेंट. मतलब किसी को मजबूर मत करना कि स्टेट आके उन्हें रोके ये सब करने के लिए, रादर देन वो खुद रुक जाए, वो खुद ही इस चीज पर समझ जाए कि नहीं हमें ये सब नहीं करना है. तो इसको कहा गया है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट रादर देन प्रोवोक स्टेट रिस्ट्रेंट. Respecting the spirit behind free speech ensures it remains a powerful tool for democratic empowerment rather than a source of discord. So इस पॉइंट में यही कहा गया है, रेस्पेक्टिंग द स्पिरिट बिहाइंड द फ्री स्पीच इंश्योर ये इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि इट रिमेन्स ए पावरफुल टूल फॉर डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट रादर देन ए सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड. तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये पूरी तरह कहा गया है किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच को. ओके, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यही कहा गया है, इट रिमेन्स ए पावरफुल टूल फॉर डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट रादर देन ए सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड. Next is, what are the key limitations in India's current engagement with Taliban-led Afghanistan? Discuss the role of multilateral forums in overcoming these. Suggest a phased roadmap for diplomatic normalization. So ये एक जो IR की टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये उसी में से एक सवाल है. The Taliban's return. Introduction. The Taliban's return to power in Afghanistan in August 2021 has posed a strategic dilemma for India. On the other hand, lie its vital geopolitical and security interest. On the other, normative concern about human rights. So what are the challenges? तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जो तालिबान जब से आया है in 21, it was a strategic dilemma for India. On one hand lie its vital geopolitical and security interests. On the other, normative concern about human rights, inclusive governance and terrorism. तो ये normative concern about human rights, इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड टेररिज्म. तो ये हमारा जो डिलेमा इस चीज का है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान हो जो है वो जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान को उस साइड पर बैठा हुआ है. तो इसके लिए ये हमें जरूरी भी है. और साथ में इसके साथ में हमारा कंसर्न, आवर नॉर्मेटिव कंसर्न, मेजर कंसर्न इज द ह्यूमन राइट, क्योंकि वहां पे कोई भी जो नॉर्मल लॉ होता है उस देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और इंक्लूसिव गवर्नेंस ला सके. मतलब सबको लेकर जो गवर्नमेंट चलती है वो उस तरह की गवर्नमेंट नहीं है. वहाँ पे बहुत सारे जो महिलाओं के लिए अधिकार है ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे उस गवर्नमेंट में. और साथ में टेररिज्म. Navigating this duality has limited India's direct engagement with the region. So with the government ना लिखकर with the region, हर जगह पे रीजन इस्तेमाल करना ये एक अच्छा फ्रेज हो सकता है, अच्छा वर्ड. Description. The current approach of India faces 5 key constraints. So what are these? Lack of diplomatic recognition. India, like most of the international community, has not formally recognized the Taliban regime, curtailing high-level diplomatic engagement. So, curtailing high-level diplomatic engagement, ये भी एक अच्छा स्टेज हो सकता है. Security concern, second is continued ties of Taliban faction
with terror group raise fear of cross border extremism. सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम इसलिए डरते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू टाइज है, इनका जो कंटिन्यूस ये जो लिंक रखा है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हो गया तो ये क्रॉस बॉर्डर एक्सट्रीमिज्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. ट्रेड एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन. So India-Afghanistan trade has sharply declined due to the instability, sanction and logistical bottlenecks. तो आपको पता होगा यहाँ पे तो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स इसलिए कहा जाए क्योंकि पाकिस्तान को लगकर जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये बैठा हुआ है तो इसके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम हो रहा है. Reduced cultural and developmental exchange. So India's past investment, जो India's past investment in capacity building, education and infrastructure have suffered a setback. तो यही कहा गया है कि reduced cultural development में India's past investment बहुत ज़्यादा affect हुआ है. Humanitarian sensitivity, the worsening human rights, the gender conditions create ethical dilemma for policy re-engagement. तो ये ऑब्वियस बात है कि ह्यूमन राइट की जो वर्सन हो रहा है बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है तो डेंजर इसके लिए ये एक बहुत डिलेमा में है. हम इस डिसीजन नहीं ले पाना भी मुश्किल हो रहा है इस टाइम में. तो क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? First is cultural reconnection via scholarship and medical visa. First, cultural connection through scholarship and medical visa of both the countries. Economic revival through trade resumption via Chabahar port and aid delivery. Chabahar port के थ्रू हम ईरान होकर भी जा सकते हैं अफगानिस्तान. Political dialogue through informal diplomatic channel. थ्रू इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल ये अभी भी चल रहा है. मतलब जो डिप्लोमेटिक इनकी एम्बेसी वहां पर भी खोला गया है कि जो तालिबान की काबुल में वहां पर भी ये हमारा एम्बेसी काम कर रहा है. इंडियन एम्बेसी वहां पर भी खोला गया है. तो इस पर काम चल रहा है. इनफॉर्मल जो वे ऑफ डिप्लोमेटिक मेजरमेंट वहां पर काम हो रहा है. रीजनल कोऑर्डिनेशन विद ईरान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया. तो रीजनल कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान के साथ साथ सेंट्रल एशिया और रशिया की भी. इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट वाया यूनाइटेड नेशन मॉनिटर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो यूएन मॉनिटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी वहां पे एंगेज होना चाहिए. कंक्लूजन, इंडिया मस्ट परस्यू ए रियलिस्ट येट प्रिंसिपल्ड अप्रोच. बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है. रियलिस्ट येट प्रिंसिपल्ड अप्रोच, प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट while promoting stability and human governance in Afghanistan, reclaiming its role as a responsible regional power. So reclaiming its role as a responsible regional power. तो ये था इसका कंक्लूजन.